बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने साइफर केस में 5 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना अलग से ऑब्जर्वेशन दिए हैं। अब उसमें क्या कहा गया है, साइफर केस क्या है और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत कैसे हुई, इन तमाम तफसीलात से हम आपको आगाह करेंगे। और हम आपको आगाह करेंगे कि अदलिया करप्शन में दूसरे नंबर पर है। जी जनाब, पाकिस्तान की अदलिया दूसरे नंबर पर है करप्शन में, और इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आमने सामने आ गए हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े सानिहे से दो चार होने से बच गया है। शुक्र है मालिक का कि अगर ये इस तरह ना होता तो मैं समझता हूं कि इस भयानक सानहे के नतीजे में सैकड़ों इंसानी जानें जाया हो सकती थीं। अब ये इंतहाई भयानक जो मामला है, ये क्या है, इसकी तफसीलात क्या हैं, ये भी आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब की। अब जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने गुज़िश्ता रोज़ साइफर केस में की समाअत के दौरान समाअत के बाद जो फैसला सामने आया, उसके हवाले से कुछ हकायक सामने आए। अब उनमें जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का जो इजाफी नोट आया है, उस इजाफी नोट में इंतहाई मतलब हैरानकुन तौर पर अजीब चीजें सामने आई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के साइफर केस के हुक्मनामे में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने अपने इजाफी नोट में कहा है कि सवाल यह है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इंतखाबात से कबल गिरफ्तार रखना जरूरी है या नहीं। इस जवाब के लिए इंतखाबात के पिछले 7 दहाइयों से तारीख देखना जरूरी है। पाकिस्तान के वजूद में आने से ही मुल्क में जमहूरियत को रौंदा गया। इमरान खान एक बड़ी सियासी जमात के बानी और शाह महमूद कुरैशी आला ओहदे पर हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इजाफी नोट में कहा है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान हैं। मुल्क में हकीकी इंतखाबात के लिए तमाम उम्मीदवारों को यकसा मौके देना आईनी जरूरत है। मजीद कहा गया है कि फेडरल कोर्ट के नजरिए जरूरत से मुल्क में सियासी इंतकाम की बुनियाद पड़ी। मुल्क में वक्त से पहले ओहदों से हटाए गए तमाम वज़राए आज़म को ज़ेर हिरासत रखा गया, वज़राए आज़म को नाअहल किया गया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इजाफी नोट में लिखा है कि आम इंतखाबात 2018 की मिसाल मौजूद है, जबकि एक वज़ीर आज़म को नाअहल करके लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई और एक वज़ीर आज़म को फांसी चढ़ा दिया गया और उसका जनाजा भी पढ़ने नहीं दिया गया। ये जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बात हो रही है। मुल्क की आधी जिंदगी को जबरी तौर पर आमिर की हुकूमत में रखा गया, जिसको सजा भी ना हुई। इजाफी नोट में कहा गया कि दर्जनों दरख्वास्त गुजारों ने रेप या बच्चों के साथ ज्यादती जैसा सलूक जैसा कोई संगीन जुर्म नहीं किया। साइफर केस चल रहा है और दरख्वास्त गुजारों को जेल में रखना बज़ाहिर जरूरी नहीं। दरख्वास्त गुजारों की जमानत से जो है वो अवाम अपना हक राय इस्तेमाल कर सकेंगे। अब इसमें आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के क्या फैसला आया था और उससे भी आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। अब जिस तरह शाह महमूद कुरैशी को वाइस चेयरमैन है PTI के, उनको इसमें जमानत मिली है, लेकिन इसके बाद भी क्या, इसके बाद ये कि शाह महमूद कुरैशी रिहा हो पाएंगे। इसलिए कि 9 मई में शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मजमूई तौर पर 6 FIRs हैं। अब उनमें से किसी भी FIR में शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई। अब 19 दिसंबर को जो अबूरी जमानत का मामला है, उसकी समाअत थी। अब 19 दिसंबर को समाअत के दौरान शाह महमूद कुरैशी के वकील ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हुए, यानी अपना जो अपील मनसूख हुई थी उसकी बहाली की दरख्वास्त दायर की गई थी, तो वो नहीं पहुंचे, जिसकी बिना पर वो जो अपना जमानत की दरख्वास्तें थी, यानी उसमें उसकी क्या कहते हैं उसको, जो जमानतें मुस्तरद की थी, अब उनको बहाली के हवाले से दरख्वास्तें दी, वो जमानत बहाल नहीं हुई और दरख्वास्तें खारिज हो गईं। अब देखना यह है कि अगर तो इमरान अपने शाह महमूद कुरैशी को जेल से रिहा होते ही गिरफ्तार कर लिया गया, तो फिर समझेंगे कि शाह महमूद कुरैशी की कोई डील नहीं हुई। अगर शाह महमूद कुरैशी जेल से रिहा होते हैं और आज़ादाना नकल व हरकत करते हैं और आज़ादाना अदालत में आते हैं और आज़ादाना
انتخابات بھی لڑتے ہیں، انتخابی مہم بھی چلاتے ہیں اور پارٹی کی قیادت بھی سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر سمجھ لیں کہ شاہ محمود قریشی بغیر کسی ڈیل کے نہیں آئے ہیں۔ اب اس کے دیکھنا یہ ہے کہ آج کا دن کس طرح کا نکلتا ہے، کیا ہوتا ہے، اور 6 FIRs موجود ہیں، اب اس میں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، یہ بھی اپنے آپ میں حیران کن بات تو ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ قلندر لال شہباز کی درگاہ پر جو تعینات اس کے محکمہ اوقاف کے جو مینیجر ہیں، محکمہ اوقاف کے مینیجر نے صرف 1 ماہ کے اندر درگاہ پہ جو نذرانے اور وہ جو چیزیں آتی ہیں ان میں سے 1 کروڑ 23 لاکھ روپے کے سونے کے زیورات چوری کر لیے ہیں۔ 1 کروڑ 23 لاکھ کے سونے کے زیورات 1 ماہ کے اندر جو چڑھائے گئے وہ چوری ہو گئے۔ اب اندازہ کریں کہ یہ صرف ایک درگاہ ہے، اب تمام درگاہیں دیکھیں، اور اس کے بعد یہ تو 1 مہینے کا ہے، تو یہ جب سے تعینات ہے تب سے اگر اس کی تحقیقات کی جائے تو یہ معاملہ کروڑوں کا نہیں اربوں تک پہنچ جائے گا۔ دوسری طرف ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ سپریم کورٹ، پشاور ہائی کورٹ نے ایک سخت قدم لیا ہے، کیونکہ اپنا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر نوٹس لیتے ہوئے کہا ہے کہ بتایا جائے کہ عدالت میں کرپشن کہاں ہوتی ہے، جو ملوث ہوں گے انہیں مثالی سزا دیں گے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں خیبر پختونخوا میں عدلیہ کو دوسرا کرپٹ ترین ادارہ قرار دیا گیا تھا، جس پر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد ابراہیم خان نے نوٹس لیتے ہوئے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے نمائندے کو طلب کیا، تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا نمائندہ وکلا سمیت عدالت میں پیش ہوا۔ چیف جسٹس ابراہیم خان نے استفسار کیا کہ ہائی کورٹ میں کہاں کرپشن ہوتی ہے، ذرا مجھے بھی بتائیں۔ اب میں کچھ نہیں کہتا، یہاں ایک سوالیہ نشان ہے، ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اپنا احتساب کریں اور خرابی کو ٹھیک کریں گے۔ چیف جسٹس ابراہیم خان نے ریمارکس دیے کہ جو بھی کرپشن میں ملوث ہوں گے ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ایک جج بھی کرپشن میں ملوث ہوا تو مثالی سزا دیں گے، اگر مجھ میں خرابی ہے تو بتا دیں، خدا کی قسم میں اپنے خلاف بھی لکھوں گا۔ اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے نمائندے نے عدالت کو بتایا کہ رپورٹ رجسٹرار کے آفس کو فراہم کر دی گئی ہے، اور آپ رپورٹ دیکھیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ عوامی رائے پر مبنی ہوتی ہے اور لوگوں کی رائے کی بنیادوں پر رپورٹ بنائی گئی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے نمائندے کے جواب پر چیف جسٹس ابراہیم خان نے کہا کہ خود رپورٹ دیکھ لوں گا، لیکن اگر ثبوت نہیں تو رپورٹ واپس لیں، کیونکہ آپ کی رپورٹ کی مطابق عدلیہ کرپشن میں دوسرے نمبر پر ہے، جس سے عدلیہ کی بدنامی ہو رہی ہے۔ تاہم عدالت نے سماعت 15 جنوری تک ملتوی کر دی۔ اب یہ تو ناظرین، اب میں کیا کہوں کہ چیف جسٹس صاحب ہیں، اب کچھ کہتے ہیں تو پھر برا لگتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ کیا سپریم کورٹ میں ٹرکیں نہیں آیا کرتی تھی؟ ٹرکوں والی سرکار نہیں تھی کیا؟ اعجاز الاحسن کا یا مطلب مبینہ طور پر جو الزامات عائد کیے جاتے ہیں، کیا ان کے کنڈکٹ چھپے ہوئے ہیں؟ کس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ناظرین، اس ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو پاکستان ایک بہت بڑے سانحے سے دوچار ہوتے ہوتے بچا ہے۔ شکر ہے میرے پروردگار کا کہ انہوں نے کئی زندگیوں کو بچا لیا۔ اللہ کا کرم ہے کہ کئی گھر اجڑنے سے بچ گئے۔ یہ میرے رب کا کرم ہے کہ کئی بچے یتیم ہونے سے بچ گئے، کئی عورتیں بیوہ ہونے سے بچ گئیں۔ جی ناظرین، یہ ایک بھیانک سانحہ جو ہوتے ہوتے یا رونما ہوتے ہوتے بچا ہے، وہ ہے کہ کراچی کینٹ اسٹیشن پر پہنچنے والی ٹرین عوام ایکسپریس سے ایک 5 کلو وزنی بم برآمد ہوا۔ عوام ایکسپریس کی ایک بوگی سے ایک بیگ میں رکھا ہوا 5 کلو وزنی بم، یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ بم نہیں پھٹ سکا، اور اگر چلتی ٹرین میں یہ بم پھٹ جاتا تو ذرا اندازہ کر لے، ایک جسٹ منٹ ایک امیجن کرے کہ کیا ہوتا۔ ہر طرف تباہی ہوتی، موت ہوتی، لاشیں ہوتی، اعضاء بکھرے ہوئے ہوتے۔ پولیس کے مطابق عوام ایکسپریس میں بم کی اطلاع موصول ہونے کے بعد بم ڈسپوزل اسکواڈ نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر بم کو کنٹرول بلاسٹ کے ذریعے ناکارہ بنایا گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ڈی آئی جی ساؤتھ کا کہنا تھا کہ بم میں 2 کلو گرام دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا تھا، جبکہ بم کا وزن 5 کلو تھا۔ دھماکہ خیز مواد کو ٹائم ڈیوائس کے ساتھ منسلک کیا گیا تھا، جبکہ بم کو ڈیٹونیٹ کرنے کے لیے موٹر سائیکل کی بیٹری استعمال کی گئی تھی۔ ڈی آئی جی ساؤتھ نے کہا کہ بم کا ممکنہ ہدف شمالی سندھ تھا اور بم کا ٹائمر دن 12 بجے سیٹ کیا گیا تھا۔ دوپہر 12 بجے ٹرین سکھر یا روہڑی کے قریب تھی۔
काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सीटीडी के राजा उमर खिताब का कहना था कि तखरीब कारी की कोशिश किसी अलग पसंद जमात की हो सकती है। बम डिस्पोजल स्क्वाड, मुझे पता है उमर खिताब साहब, मैं जानता हूं आप कहां बोल रहे हैं। खुद को मत देखिएगा, अपने साले साहब को मत देखिएगा, मैं क्या बोलूं। कमाल है यार। अब उनका कहना था कि जी अलग की पसंद जमात की हो सकती है। बम डिस्पोजल स्क्वाड यूनिट के मुताबिक बम स्याह और लाल रंग के स्कूल बैग में रखा गया था। पुलिस का कहना था कि बम को पेशावर से कराची आने वाली ट्रेन अवाम एक्सप्रेस की सीट के नीचे छुपाया गया था। अब ये जो ट्रेन है ये पेशावर से रवानी हुई है। उमर खिताब साहब, ये ट्रेन पेशावर से रवानी हुई थी और जो टाइमर पे टाइम सेट था वो दिन 12 बजे का था और उस वक्त ये ट्रेन यहां होती है। तो यकीनन इसमें सिंध की अलग पसंद तंजीमों का कोई अमल दखल नहीं हो सकता। पहले तहकीक करें, छानें, फिर आप बात करें। आपका इशारा मैं समझ रहा हूं और आजकल एस्टेब्लिशमेंट जो खेल खेल रही है बलूचिस्तान और सिंध के साथ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे, इसके अच्छे नहीं होंगे। मुल्क में इस वक्त इंतशार की नहीं इत्तेहाद की जरूरत है। मुल्क में ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है। मुल्क में अमन की जरूरत है, इस्तेहकाम की जरूरत है ताकि मईशत मुस्तहकम हो सके। बांग्लादेश का टका आपको मार गया है, कहते हैं ना टके का फलां बंदा तो उसकी औकात टके की है। वो टका अब आपकी करेंसी जो है ना वो आ गई है, टके के भी कहीं ज्यादा नीचे पड़ी हुई है। क्या कहते थे बंगालियों के बारे में? खैर मैं नहीं कहता, ज्यादा चीज कहूंगा तो फिर आपको पता है कि सीटीडी अल्लाह की पनाह है भाई। जो होशियार लोगों का आपने किया मुझे सब पता है। और दूसरी तरफ निगरान वजीर आजम के निगरान मुशीर अहद चीमा को हटाए जाने से मुतालिक एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की तरफ से इलेक्शन कमीशन को कोई भी नोटिफिकेशन मौसूल नहीं हुआ है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने सख्त बरहमी का इजहार किया है और इस हवाले से उन्होंने अपना एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को एक खत लिखा है और उस खत में लिखा है कि हमने फलां तारीख को ये फैसला दिया था, ताम ताहाल अहद चीमा के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया और ना ही कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ना ही इलेक्शन कमीशन को कोई नोटिफिकेशन अरसाल किया गया है। मजीद कहा गया कि इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो चुका है, कागजात नामजदगी वसूल किए जा चुके हैं। अब यकीनन आज के दिन तक ये जमा करवाए जाएंगे और कल से इन कागजात की जांच पड़ताल का अमल शुरू होगा। तो ऐसी सूरत हाल में ऐसे लोग जो निगरान हुकूमत का ऐसा हिस्सा जो लोग हैं, अब अगर उनको नहीं हटाया जाता तो यकीनन इंतखाबी जो अमल है उस पर असरअंदाज हो सकते हैं। तो बहरहाल इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने बरहमी का इजहार किया है। अब देखते हैं कि फवाद हसन फवाद के हवाले से क्या फैसला आता है। अब फवाद हसन फवाद की वाबस्तगी किससे, मोहब्बत किससे, प्रेम किससे, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।